स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स का यह नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए से बी बन रहा है एट टी बराबर जीरो। ए का स्मॉल ए मोल मान लिए, उस समय बी के जीरो मोल होगा। एट टी बराबर टी पर ए माइनस एक्स मोल हो गया। चूँकि इसका x मोल टूट रहा है तो b का x मोल बनेगा। अब हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे। R बराबर माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डी टी इज इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ A का पावर n। अभी टाइम t पर का जो अमाउंट होता है उसको यहाँ रखते हैं हम लोग। माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स का पावर जीरो। यहाँ जीरो क्यों रखा गया है? चूँकि यह जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, इसलिए एन का मान यहाँ जीरो हो जाएगा। अब इस डिफरेंशियल रेट लॉ को स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से कोई भी रिलेशन, हम लोग तीन रिलेशन है, किसी दो रिलेशन को लेकर चलते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के हो जाएगा और डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाने पर डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। के कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे और यह डिफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्म में लगा रहे हैं। ऐसे हम लोग चाहे तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी होगा। अब इसका लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट एक्स है। उसी तरह डी टी के इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट जीरो होगा, अपर लिमिट टी होगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आता है और लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट एक्स है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं, x माइनस जीरो करेंगे तो x ही आएगा। फिर यहाँ t माइनस जीरो करेंगे तो t आएगा। दैट मीन्स x बराबर के टी, दस k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि काफ़ी कंसेप्चुअल एक बात है। अगर a से b न देकर रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखा रहे तब हम लोग कैसे निकालेंगे? N1 A से N2 B बन रहा है। यहाँ मोल कोफिशिएंट N1 और N2 है। सब्सटेंस A का वहाँ मोल कोफिशिएंट 1 था, B का भी 1 था, बट यहाँ मोल कोफिशिएंट चेंज है। अब एक T बराबर जीरो, इसका उसी तरह A मोल मान लेंगे और प्रोडक्ट साइड में जीरो होगा। T बराबर T पर सम टाइम के बाद इसका A में से N1X को माइनस करना होगा, चूँकि इसका मोल कोफिशिएंट N1 है। और यहाँ बनेगा कितना मोल? N2X। एक मोल से X मोल टूट रहे हैं तो N1 मोल से N1X टूटेगा। एक मोल से अगर X मोल टूट रहा है तो N1 मोल से कितना टूटेगा? N1X। N1 मोल के टूटने से N2 मोल बन रहा है, X मोल के टूटने से N2X बनेगा। फिर उसी तरह डिफरेंशियल रेट लॉ R इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन N1 डी कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन N2 डी कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर कंसेंट्रेशन ऑफ A का पावर जीरो। ध्यान से देखें, यहाँ के आर का जो यूज किया गया है, के आर और के डी में अंतर आता है। के डी का प्रयोग हम लोग बाद में करेंगे। के आर का मतलब हुआ ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और केडी का मतलब हुआ किसी रेट कांस्टेंट फॉर ए डिसअपीयरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस। अब यहाँ हम लोग इसको माइनस वन अपॉन N1 डी कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर हो जाएगा। माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डी टी को हम लोग N1 इंटू के आर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और इसी क्वांटिटी को हम लोग N1 इंटू के आर को के डी मान रहे हैं। के डी क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ ए। के डी क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ ए। 10 के डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
N1 इंटू के आर। इस के डी को हम लोग के इफेक्टिव बोलेंगे। अब माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू N1 के आर है। कंसेंट्रेशन ऑफ ए को टाइम टी पर का वैल्यू रख देंगे जो ए माइनस N1 एक्स के बराबर है। यह बराबर कितना आ जाएगा N1 के आर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे माइनस डी कंसेंट, अब यहाँ माइनस डी ए अपॉन डी टी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा N1 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू N1 के आर। अब ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आता है तो यह टर्म यहाँ से हट जाएगा। N1 डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू N1 के आर होगा। N1 दोनों साइड से कैंसिल्ड हो जाएगा तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा के आर। अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो x इज इक्वल टू के आर टी आ जाएगा और यह ऑलवेज वैलिड है, इसलिए लिखा गया इट इज ऑलवेज वैलिड।